अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हम आपको एक्सप्रेसो में खुशामदीद कहेंगे एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज है जुम्मतुल मुबारक और जुम्मे को सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है। और आज के दिन एक रिमाइंडर मैं आपको दिया करती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है, जुम्मे की नमाज का आपने खास एहतमाम करना है और उसके साथ साथ आपने पूरी उम्मत मुसलमान के लिए आज दुआ ज़रूर करनी है। आगाज़ में एक अफसोसनाक खबर, दिलखराश वाक़े का जिक्र, फितना उल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का जो बलूचिस्तान के इलाके सर ढाका में जो सफाकाना कार्रवाई हुई उसका जिक्र करते हैं। कोयटा से पंजाब जाने वाले 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतार कर शनाख्त के बाद शहीद किया और दहशत गर्द रात की तारीकी में फरार भी हो गए। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए इलाके में पहुंचकर भरपूर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया और कमिश्नर लोरालाई डिवीजन ने मकतूलीन की लाशें मिलने की तस्दीक भी अब कर दी और ये कहा है कि तमाम अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद कत्ल किया गया। मैयत पंजाब लाने के लिए डीजी खान से पंजाब 5 जो एम्बुलेंसेज हैं बलूचिस्तान रवाना कर दी गई हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके सर ढाका में बस मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत की है और वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना और हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी और दहशत गर्दों से पूरी कुव्वत के साथ निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला जरूर लिया जाएगा और उन्होंने कहा कि अज़्म, इत्तेहाद और ताकत से दहशत गर्दी के इस नासूर से निपटेंगे, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ कर ही दम लेंगे। और वज़ीर आला बलूचिस्तान की बात करें, सरफराज भुट्टी ये कहते हैं कि सर ढाका में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितना उल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है और पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफी जुर्म है। जवाब सख्त दिया जाएगा। दहशत गर्दों ने इंसान नहीं बुज़दिल दरिंदे होने का सबूत दिया है। बलूचिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत इन कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। दहशतगर्दी के हर मंसूबे को ताकत, अज़्म और इत्तेहाद से कुचलेंगे। ये रियासती जंग है, इसमें दो टोक फैसला होगा। बलूचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। फितना हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके तमाम नेटवर्क तबाह कर दिए जाएंगे और पाकिस्तानी आवाम के जख्मों का बदला लेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। और उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में मुसाफिरों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत, उनका दिलखराश वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने तासीर की है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है और फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा किया है। मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और खात्मा भी करेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों उनके आलाकारों की हर साजिश कौम की हिमायत से नाकाम बनाएंगे। जी हाँ, और इंशाल्लाह ऐसा होगा और दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से खात्मा हो, इसके लिए हम सब दुआगो हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। सियासी सूरत हाल मुल्क की क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को मुल्कगीर फाइनल कॉल का कह चुकी है और इस हवाले से तहरीक कब शुरू होगी उसका हतमी ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। मगर बानी PTI की जो बहन है अलीमा खान के बच्चों की जो है वो पाकिस्तान में एहतजाज में शिरकत को लेकर हुकूमत और PTI सामने आ गए हैं और हुकूमती रहनुमा बानी PTI के बच्चों के पाकिस्तान में तहरीक चलाने पर गिरफ्तारी का कह रहे हैं। और इस पर बानी PTI की जो साबका अहलिया है जुमाइमा, उन्होंने एक्स पर लिखा कि बच्चों को फोन पर वालिद से बात करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब ये कहा है कि बच्चे उनसे मिलने के लिए अगर वहां आए तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या किसी फाल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। और दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा था, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। आर्मी चीफ के सदर बनने से मुतालिक भी कोई ख्याल मौजूद नहीं है। बखूबी जानते हैं कि बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। मालूम यह है कि झूठ कौन और क्यों फैला रहा है और इस प्रोपेगेंडे से बेसिकली फायदा किसको हो रहा है। और सदर के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। उनका कहना है कि आर्मी चीफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम है और कुछ भी नहीं है। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि सदर मुमलिकत की तब्दीलियाँ उनकी सेहत से मुतल्लिक सिर्फ अफवाहें ही मौजूद हैं। पंजाब में नए चेहरों से मुतल्लिक CEC ने फैसला करना है। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला भी CEC का ही था और वही चाहे तो ये फैसला वापस भी ले सकती है और हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है और ना ही वो हुकूमत के तर्जुमान है। इस वक्त सियासी सूरत हाल पर यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुतालिक, उनकी सेहत से मुतालिक गुफ्तगू चल रही है, बात है।
और पंजाब में पीपल्स पार्टी में कुछ नए चेहरों की शमूलियत की बात हो रही है। ये बेसिकली सियासी गिमिक है क्या? देखिए, पहली तो बात जो सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर सी ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले। पहले भी न जाने का जो हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला था वो सी ने किया था। और ये है ओवरऑल सिचुएशन मुल्क की सियासी सूरत हाल की। इस पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, मिजाज शरीफ? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, सबसे पहले अगर तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात करें तो एहतजाज की तैयारी वो कर रही है। 5 अगस्त को एहतजाज का कहा भी जा रहा है, कोई हतमी डेट वैसे तो नहीं दी गई है। मुल्कगीर एहतजाज होगा, क्या आपको मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ एक मौसर एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत सारे सवालात हैं कि क्या जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि एहतजाज करे उनकी पार्टी, लेकिन जो उनकी आज़ाद क़यादत है क्या वो इस बात पर उनके साथ एक सफ़े पे खड़ी है? बज़ाहिर लगता है कि खड़ी है, लेकिन हमने देखा है कि जब दबाव आता है तो मामला उस तरह से नहीं चल रहे होते जिस तरह से इमरान खान चलाना चाहते हैं। तो किसी भी तहरीक को चलाने के लिए एक मोमेंटम की ज़रूरत होती है। वो ज़ाहिर है कि पीटीआई की मकबूलियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पीटीआई बहुत मकबूल जमात है। केपी में उनकी हुकूमत है, वहाँ से तो वो लोग, उनको आसानी होगी लोगों को मोबिलाइज करना। असल जो चैलेंज होगा वो पंजाब होगा, और पंजाब में आपको पता है कि वहाँ पर बड़े सख्त मेजर्स लिए जाते हैं कि जब भी कोई एहतजाज की बात करे, प्रोटेस्ट की बात करे। एक जो नया रीत आई है जो पहले नहीं हुआ करती थी कि पहले जलसे जुलूस करने की इजाज़त होती थी। अगर आप एक इजाज़त देते तो लोगों की, कहते हैं ना, एक स्टीम निकलती रहती, भाप निकलती रहती है गुस्से की। इस मरतबा जो है बिल्कुल बंद किया हुआ है, और उसके नतीजे में जब आप जमहूरी रास्ते बंद कर देते हैं तो फिर लोग पुरतशद्दुद, या तो जो जमहूरियत पसंद होते हैं वो दिल हार के बैठ जाते हैं, कोने में बैठ जाते हैं। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ इसमें पागल भी होते हैं, और फिर वो जो है मतलब है कि गैर जमहूरी रवैये अपनाते हैं। तो ये जैसे भी आप बलूचिस्तान में फरमा रही थी कि जहाँ पर भारत की जो प्रॉक्सीज हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं दहशतगर्दी के लिए, तो क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वहाँ के लोगों, वहाँ की एक छोटा सा तबका है, एक अक़लियत है जो समझती है कि जी हमें मतलब है कि जमहूरियत से बातचीत के जरिए हमारा रास्ता हमें नहीं मिलेगा, तो वो दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो किसी भी रास्ते ये होता है कि अपने कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करती रहे। हम बिल्कुल भारत की मजम्मत करते हैं, भारत जो कुछ कर रहा है बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम अपने मसलों को खुद किस तरह से हल कर रहे हैं। तो हमें लगी कि यहाँ पर ये लोग मसाइल बढ़ा रही है हुकूमत। अब छोटी छोटी बातें कि आप मतलब है कि फोन पे रिलेटिव से बात करने देते हैं किसी कैदी को। आमिर साहब, यही बात करने लगा था कि बानी पीटीआई के बेटों को लेकर पाकिस्तान में उन एहतजाज की बातें हो रही हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि वो सख्त एक्शन लेगी। और इस पर तलाल चौधरी का बयान भी आपने सुना है, वो कह रहे हैं 26 नवंबर से भी ज्यादा सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है ये मुनासिब है, और जबकि उनके बेटों की वापसी की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त जो है ना रद्द-ए-अमल दिया जाएगा? देखिए, पहली बात है कि इमरान खान के बेटों को पूरा हक है पाकिस्तान आने का। जाहिर है कि वो यहाँ की भी शहरियत रखते होंगे, एक बात हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात ये कि एहतजाज करना क्या गुनाह है इस मुल्क में? इस मुल्क का आईन और कानून क्या कहता है? हाँ, तशद्दुद करना जो है वो गलत है यहाँ पर, लेकिन जुलूस निकालना, जलसा करना, आप दीगर पोलिटिकल पार्टीज को तो इजाजत देते हैं, तो क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को नहीं देते? और अगर वो आते अपने वालिद से मिलने के लिए, उनको मिलने का हक है, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, ना रोकना चाहिए आपको। क्योंकि हुकूमत जिस तरह की हरकतें कर रही है उससे दो बातें हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान का बड़ा मनफी इमेज जा रहा है दुनिया भर में बतौर जमहूरियत के। ठीक है ना? उसमें मतलब आप एक तो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, आईन और कानून है, लेकिन आप एक बहुत ही पॉपुलर फिगर को, जिसको एक इंटरनेशनल एक हैसियत हासिल, उसके साथ ये करें, फिर उनके बेटों के साथ आप ये करेंगे तो मजीद पाकिस्तान जो है बदनाम होगा। फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर लोगों में गुस्सा पैदा करेंगे। आप एक हद तक देखें, डंडे का इस्तेमाल एक हद तक हो सकता है, जबर एक हद तक हो सकता है। जब आपके सामने बैरूनी दुश्मन खड़ा है, आपका टीटीपी से मुकाबला है, आपका जी बीएलए से मुकाबला है, और इस तरह की और उसकी तंजीमों से, दहशतगर्द तंजीमों से मुकाबला है, फिर जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है उसको भी आप जूते मारना चाह रहे हैं, तो आपके मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप हर जगह जो है एक जिसको कहते हैं कि फस्तायत जो है आपकी, फैशिज्म जो है, फैशिस्ट आपका तरीक़ेकार है शहबाज हुकूमत का, उसको आप लोग अपना रहे हैं।
अब आप जैसे पंजाब में आप 26 लोगों को डिसीट करना चाह रहे हैं अरकानी असेंबली को, तो क्या उसका वो कोई जायज है? क्या मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ नारा लगाना जो है कोई गुनाह है? क्या वहां पर जो है तौहीन मरियम नवाज जो है उस पर आप लोगों को जेल में डाल देंगे? ऐसा नहीं होता। अगर आप जमहूरियत चला रहे हैं तो कहते हैं डिक्टेटरशिप है। खानदान शरीफिया जो है वो माशाल्लाह जो है जो मर्जी करे, यहाँ पर हर प्रोजेक्ट का नाम अपने नाम पे रख के, हर उसका जो है फ्लाईओवर हो, कोई नया अस्पताल बन रहा हो, कुछ भी हो, तो अगर ये मुल्क चलाना है तो चलाते रहे, लेकिन उसमें लोग एलिनेट होंगे और रद्द अमल जो होगा कभी आपका डंडा चल रहा है, एक दिन आएगा कि डंडा नहीं चलेगा। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि एहतजाज का रास्ता भी नहीं चुनना जाना चाहिए और मिल बैठकर ही बात करनी चाहिए? जिस तरह पिछले कुछ अरसे में कुछ सहाफ़ियों की खबर थी जिसकी बाद में तरदीद भी कर दी गई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अडियाला जाएंगे, जाकर खान साहब से मिलेंगे, और फिर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था आवाम की तरफ से कि मे भी हालात बेहतर हो जाएं और तमाम पार्टीज़ को बैठ कर बात करनी चाहिए। जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, एक तरफ हमें दहशत गर्दी के नासूर का सामना है, दूसरी तरफ एक जंग का महाज भी एक्टिव है, वो भी सीज फायर हुआ है, जंग बंदी मुकम्मल तौर पर तो नहीं हुई है। तो सारी सूरत हाल में अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए आपको ही लगता कि सारी जमातों को बैठना चाहिए और बैठकर बात करनी चाहिए? ना बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सबको अल्लाह मियां अक्ल सलीम दे कि वो मिल बैठ के बात करें। जो नवाज शरीफ की जहां तक खबर का ताल्लुक था कि वो जाएंगे इमरान खान से मिलने, वो बड़ी गैर संजीदा खबर थी और जो लोग भी जानते हैं पाकिस्तान की सियासत को उस चीज को संजीदगी से नहीं लेंगे। पहली बात ये कि क्या उनके हाथ में कुछ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये इन लोगों आपके हाथ में क्या है? ठीक है, अपने नाम पे प्रोजेक्ट रखवा सकते हैं, उनकी बेटी है वज़ीर आला, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये कि आपने मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उसका माहौल कौन बनाएगा? माहौल वो बनाएगा जो शख्स जेल में है, हिज़्ब इख्तिलाफ बनाएगी या हुकूमत बनाएगी? हुकूमत जो है, अगर आप सारे काम जो है मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर करें, आप मुझे बताइए, अगर आप अखबार बंद कर दें किसी की आप किताबें मत दें, तो आपके ख्याल में इससे क्या गुफ्तगू का माहौल बनेगा? हमेशा कहते हैं दुनिया के भी आदाब होते हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि क्रूसेड हो रही थी, तीसरी सलीबी जंग, तो रिचर्ड द लायन हार्ट जो कि उनकी सलीबी फौजों की क़यादत कर रहे थे, उनके पास बड़ा मरगिला सा घोड़ा था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने देखा, उसने अपने पास से घोड़ा भिजवा दिया कि कहते ताज़ा दम तरो ताज़ा घोड़ा ना, दुश्मन के बादशाह के पास जब उन्होंने ये देखा तो रिचर्ड द लायन के लोगों ने कहा कि जी आप पता नहीं मतलब ये घोड़ा मत इस्तेमाल करें, कोई शरारत होगी मुसलमानों की। तो रिचर्ड द लायन ने कहा जी इस वक्त मुझे शैतान भी अगर घोड़ा भेजेगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा। तो बात ये होती है कि एक आपकी कर्टेसी जनरॉसिटी होती है दुश्मन के साथ भी, जो कि भाई और वो तो कोई एक जेल मैनुअल में राइट है आपका कि आप अखबार पढ़ सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे आप उन पर, ठीक है ना, ये आपका राइट है। कल को आप देखिए पाकिस्तान जिस तरह का वॉलेटाइल मुल्क है, आज ठीक है आपके पास ताकत है, कल उसमें किसी और के पास हो, और फिर आप लोग जो है उसी तरह जेल की चक्की में हो। क्या लोगों ने भुगता हुआ नहीं है? नून लीग के लोगों ने। तो आमिर साहब, ये तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी तो था, तब भी बड़ी बड़ी बातें यही वाली सुनने को मिलती थी कि इनके एयर कंडीशंस जो है वो उतरवा दिए जाएंगे और इनको प्रॉपर जेल का माहौल दिया जाएगा, इनको चक्की में रखा जाएगा। तो ये तो एक सर्कल है, एक विशियस सर्कल कह रहे हैं जिसमें हम फंसे हुए, हमारी सियासत और हमारे सियासतदान फंसे हुए। जब वो पार्टी इक्तदार में होती है तो अपने आप को कुछ और समझती है, जब वही पार्टी ऑपोजिशन में जाती है तो फिर वो कुछ और समझती है। देखिए, टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट, एक बात तो ये होती है। एग्जैक्टली। क्या मरियम साहिबा जो थी मतलब गेस्ट हाउस में थी, और मतलब है इसी तरह जो है मतलब है अच्छी, ये मैं नहीं कह रहा कि कोई जब भी जेल में होता है कुछ ना कुछ ज्यादती होती है, लेकिन उस ज्यादती का जो एक वो है सिलसिला, उसको कहीं रुकना चाहिए। जेल में हम नहीं कह रहे कि आप जो है कोई जाके वहां पे कोई शाहाना कालीन बिछा दे, लेकिन जो जेल मैनुअल कहता है उस पर अमल कर दें, जो कानून कहता है उस पर अमल कर दें, जो आइन कहता है उस पर। अब यहाँ पे उस पर अमल नहीं हो रहा। अगर फर्ज करें कि जेल में मुलाकाती हैं तो उनसे मुलाकात करने की इजाजत, हम जब सुनते हमने बहुत बार हमारे लड़के एमआरटी की तहरीक में जेल जाया करते थे, हम लोग मुंह उठाते थे, अंदर जाते थे, मोहर लगा के मिल लिया करते थे अपने दोस्तों के साथ जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का हिस्सा होते थे। मार्शल्ला दौड़ उसमें इस तरह की पाबंदी नहीं हुआ करती थी मिलने के ऊपर, ठीक है ना। वहां पे जो लड़के जेल में होते थे बड़े इत्मीनान के साथ, मतलब है उनका खाना पीना भी चल रहा है, लोग आ भी रहे। उसके बाद मैंने देखा जरदारी साहब जेल में थे, पूरा जम्बे फिर जाया करता था मिलने के लिए, ठीक है ना। और लोगों को हमने तो बहुत कवर किया इस चीज को। तो जेल में एक महफिल है, और मतलब है जब सियासी कैदियों को उनका सियासी ही सलूक होता है। अब अगर आप करेंगे तो आप लोगों में और मेरे ख्याल में मनफियत फैला रहे होंगे। पाकिस्तान का सामना है, भारत का खतरा है।
बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल बड़ा एक चर्चा है सोशल मीडिया पर कि सदर मुमलिकत जो हैं आसिफ अली जरदारी, उनको सदारत से हटाने की बहस चल रही है और इस हवाले से वजीर दाखिला भी तरदीद कर चुके हैं, फिर यूसुफ रजा गिलानी भी तरदीद कर चुके हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ चीजें मंतक की कसौटी पे आप डाल लें, ठीक है ना। वो मंतक की कसौटी ये कहती जैसे कि नवाज शरीफ का जेल जाना इमरान खान से मिलना एक गैर मंतक की खबर थी, उसी तरह फिलहाल इस पैराडाइम में पीपल्स पार्टी जो है वो इनकी हुक्मरान इत्तेहाद की बड़ी क्रूशियल पार्टनर है, ठीक है ना। सिंध उनके पास है, उसको वो नाराज नहीं कर सकते। चले अगर जरदारी को हटाएंगे तो उसकी जगह पीपल्स पार्टी को क्या देंगे? एक सिंपल मेजॉरिटी से आपके सामने इतनी पोटेंट पीटीआई जैसी ओपोजिशन हो, आप पीपल्स पार्टी को एलिनेट नहीं कर सकते। ये शरीफ खानदान की मजबूरी है कि उन्हें जरदारी साहब अच्छे लगे या बुरे लगे, दिलों में इनकी कोई मोहब्बतें नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है। मजबूरी का सौदा है, दोनों को फायदा है इस चीज में, और दोनों के सामने जो है बड़ा क्योंकि मुखालिफ है इसलिए ये लोग साथ हैं। तो ये खबर भी उसी तरह की खबर है, लेकिन क्योंकि र्यूमर्स चल रही है और इस मुल्क में इससे जाहिर होता है कि मुल्क में कितनी इंस्टेबिलिटी है, कि में कितनी फासाजी हो रही है। अगर कोई एक मजबूत जमहूरियत तो ये ना हो रहा हो, तो पाकिस्तान में जहाँ पे माशी हालात लोगों के दिगर गु हैं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, जहाँ पर आपको बैरूनी खतरों का सामना है, अंदरूनी खतरों का सामना है, तो वहां पर जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं ये जमाने में पनपने की बातें नहीं है। उसके लिए आपको कानून और आइन पे एक बार अमल करें तो आप इंशाल्लाह देखिएगा कि रास्ते पाकिस्तान के लिए खुलते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। सियासी बातें तो हो गई, खेल के मैदान का रुख करते हैं, हॉकी की बात करते हैं। पाकिस्तानी हॉकी के लिटिल स्टार्स जो हैं वो चीन में होने वाले अंडर 18 एशिया कप में धूम मचा रहे हैं और चीन के शहर दाजू में खेले जाने वाले अंडर 18 मेंस एशिया कप में पाकिस्तान का आखिरी पूल मैच मेजबान चीन के साथ था, उनका मुकाबला हुआ। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने आखिरी पूल मैच में चीन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज हासिल कर लिया है और पाकिस्तान के हसन शहबाज ने 11वें मिनट में गोल करके टीम को 1 गोल की सबकत दिलाई है। पाकिस्तान की जानिब से तीसरे क्वार्टर में हुंजला ने दूसरा गोल करके पोजीशन को मुस्तहकम किया और पाकिस्तानी टीम चारों मैच जीतकर अपने पूल में पहली पोजीशन पर विराजमान है और अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान मलेशिया से टकराएगी। जी हाँ, और इसी हवाले से हमने बात करनी है। ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अदील, कैप्टन है जी हमारी हॉकी टीम के, और मलिक शफकत साहब हैं टीम मैनेजर। उन दोनों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग आप दोनों को। सबसे पहले अदील, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। एक तो ये कि नाकाबिले शिकस्त रहना और फिर उसके साथ साथ इतनी शानदार पोजीशन जो है वो आपने जो है उस पर बराजमान है, अपनी पोजीशन पर, अपनी टीम की कारकर्दगी पर कितने खुश हैं और आज के मैच के लिए कितने एक्साइटेड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी टीम बहुत अच्छा खेली है। दूसरा, कोचिज का दिन रात हमें मेहनत करवाना, तो उसका रिजल्ट अल्लाह ताला ने दिया है कि हम अपने पूल में फर्स्ट आए हैं। दूसरा, तारिक भुट्टी साहब, राना मुजाहिद साहब, उनकी काविशों की वजह से हमने मेहनत की। कैंप में ताज़ीम का कैंप था ओनली, लेकिन अल्लाह ताला ने सिला दिया। हम लोगों ने यहाँ पे आके मेहनत की और फिर हम अपने पूल में फर्स्ट आए हैं। हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस कामयाबी से नवाजा। बिल्कुल, और हम भी खुश हैं कि आप कामयाबियां यूं समेट रहे हैं। इंशाल्लाह आप आगे भी यूं ही समेटेंगे। शफकत साहब, आप बताइएगा कि क्या वजह लगती है आपको कि हम एक भी मैच नहीं हारे? हमारी टीम में इस वक्त क्या सलाहियत मौजूद है जिसकी वजह से वो नाकाबिल शिकस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चों की मेहनत है, हम कोचेस की, हम सब के एक टीम वर्क बनाया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं हमारे साथ फुली कमिटेड हैं और पूरा फोकस है इस टूर्नामेंट के ऊपर। उनका पूरा फोकस है, हर मैच पे पूरा फोकस है। अभी भी हमारी मीटिंग होने वाली है इंशाल्लाह ताला, और इस सेमीफाइनल को हमने भी पूरा फोकस किया हुआ। आप लोगों से भी दुआ है, उस कौम से भी दुआ है कि हमारे लिए जितनी ज्यादा दुआ करें। इंशाल्लाह ताला हम अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे और ये बच्चे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम ये ट्रॉफी जीत के आएंगे इंशाल्लाह। हमारी सब दुआएं आपके साथ है। अच्छा अदील, आप बताएं कि एक तो आज सेमीफाइनल खेला जाना है, उसकी तैयारी कैसी है, खिलाड़ियों का जोश और जज्बा कैसा है, और दूसरा ये कि किस स्ट्रेटजी के साथ आज प्लान कर रहे हैं कि मैदान में उतरेंगे? जी तैयारी माशाल्लाह पूरी टीम की बहुत अच्छी है। अभी मीटिंग थी तो काफी लड़के अभी नीचे मतलब गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मेरी टीम की भरपूर तैयारी है। इंशाल्लाह ताला ये सेमीफाइनल नहीं, फाइनल भी जीत के हम अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इन अभी अटैकिंग पे हम बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह ताला अटैकिंग के लिहाज से ना कोचेज ने हमें बताया,
तो इंशाल्लाह टैकलिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम कौम को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम तो दुआ गो हैं ही। आप लोग भी अपना जो एग्रेसिव रवैया है मैदान के अंदर उसको बरकरार रखें। अच्छा शफकत साहब, आप बताइएगा कि जो इस वक्त टीम में अहम खिलाड़ी आपके नज़दीक हैं कौन कौन से हैं और कहां कहां परफॉर्म कर रहे हैं वो फील्ड के दौरान? देखिए मैं एज ए चीफ कोच और मैनेजर हूँ, तो मेरे हिसाब से तो मेरी पूरी टीम पूरा फोकस में है। मेरे लिए सभी अच्छे हैं, तभी देखें ये परफॉर्मेंस ऐसे नहीं आती। हर एक प्लेयर जो है अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो तभी ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो मेरे लिए माशाल्लाह ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शफकत साहब, एक और सवाल आपसे ही, वो ये कि जिस तरीके से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है माशाल्लाह ज़बरदस्त है, अभी तक कोई शिकस्त नहीं है, और किस तरीके से चीन में जाकर हरा दिया ये भी हम सबके सामने है। क्या चैलेंजेस रहे जो आपको इस पूरे सफ़र के दौरान फेस करने पड़े? क्योंकि टैलेंट तो बहुत है, लेकिन टैलेंट को अगली सतह तक ले जाने के लिए बहुत सारे मामलात होते हैं जिन्हें देखना पड़ता है, तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल ऐसे ही, ये ऐसी हर्डल्स तो आती ही रहती हैं। जब भी आप लोग कहीं भी जाते हैं, कोई इवेंट भी खेलते हैं, तो वेदर कंडीशन होती है, पिच होती है, ऐसी नहीं होती है, या तो आप पहले आए हो, ये सारी चीजें आप उस देख लेते हैं खेल के। मगर हम थोड़ा में प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा लेट होगी टीम हमारी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारी चीजें कवर की और हमें 2 मैच ऐसे मिल गए जिनको हमने एज ए प्रैक्टिस अच्छा परफॉर्म किया। बच्चों ने पूरा एडजस्टमेंट किया अपने ग्राउंड पे और अल्हम्दुलिल्लाह और उसका रिजल्ट आपके सामने है। राइट। तो अदील ये बताइएगा, आपको चीन पसंद आया? जी आपको चीन पसंद आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मुल्क है, पसंद क्यों नहीं आया। ओवरऑल सब टीम माशाल्लाह एंजॉय कर रही है। दूसरा मैचेस पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस है। अभी हम ज्यादा घूमे नहीं, इंशाल्लाह ताला घूमेंगे। चीन वेरी यूजफुल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक बार जीत जाएं बस टूर्नामेंट, उसके बाद फिर जरा घूम फिर भी लेंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कोई खाने पीने के मसाइल तो नहीं हुए आपको? यहाँ पाकिस्तान के देसी खानों की अगर आदत हो तो वहाँ जाकर कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? और कोई अभी तक का कोई फनी इंसिडेंट हुआ है तो हमारे साथ शेयर करें। नो अभी तक तो कुछ भी नहीं, हलाल फूड थे सब, तो कुछ भी नहीं था माशाल्लाह, सब बेहतर था। अच्छा शफकत साहब, अब बताइएगा कि क्या विजन लेके चल रहे हैं आप हमारी इस हॉकी टीम के लिए, और क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंडर 18 से निकलकर आगे भी जाने की अहलियत रखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये नए बच्चे हैं, इनको मोटिवेट यही किया गया है कि आपका भी स्टार्ट है, ये फ्यूचर आपका, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे ये जीत के जाएंगे, लोग आपके पीछे होंगे, डिपार्टमेंट आपके पीछे होंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको देखेगा आपकी लाइफ कैसे इंशाल्लाह सेट होती है। तो पूरा फोकस सब बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फोकस है। सारे बच्चे परफॉर्म भी इसी वजह से अच्छा कर रहे हैं कि जो उनको गाइड किया जाता है उसको सुनते हैं, तो उस हिसाब से खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा आगे भी ये 2 मैचेस हैं उसमें भी बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। सही है, जबरदस्त। अच्छा अदील, आपसे तो हमने बात कर ली है, बीइंग ए कैप्टन आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे, वैसे तो ये डेफिनेटली टीम वर्क ही है, कौन से ऐसे बॉयज हैं आपकी टीम के जो आपको लगता है बहैसियत कप्तान के भाई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मेंशन करना चाहेंगे? जी ओवरऑल ऑल द टीम वेरी बेस्ट। सारे खिलाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ओवरऑल सबकी मेहनत, जब मेरा मतलब भी टीम में काबिश होती है सबकी, तो तभी रिजल्ट आता है। तो देखिए 4 मैचेस जीते हैं, सब अच्छे हैं तो मैचेस जीतते हैं ना। एक भी लड़का ऐसा नहीं है, माशाल्लाह सबके सब वेरी नाइस एंड वेरी काइंड। अच्छा, तो अदील ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि लड़कों में नेचुरल टैलेंट कितना है और कितना इंतजामिया ने उसको संवारा है? नेचुरल टैलेंट भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, लेकिन इंतजामिया ने भी बहुत ज्यादा संवारा है। तो ये इस तरह के इवेंट आते रहते हैं, तो यहाँ से माशाल्लाह हमारा फ्यूचर निकलेगा पाकिस्तान का। जैसे पहली दफा ये अंडर 18 टीम बन के पाकिस्तान से यहाँ चीन आई है, तो देखिए अल्लाह ताला ने नवाजा है। इसी तरह अगर हम आते इस तरह मुल्कों में जाएंगे, खेलेंगे, तो हमारा टैलेंट पाकिस्तान की इंशाल्लाह भरपूर आगे आएगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा शफकत साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारा ऐसा टैलेंट है हमारा अभी भी जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सका है और मोहताज है किसी प्लेटफॉर्म का, तो ख़ास तौर पे हॉकी के लिए और हॉकी के रिवाइवल के लिए नए टैलेंट का आना कितना ज़रूरी है, और जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम है?
ये बिल्कुल, मैं यही कहूंगा, अभी मेरी तारिक हुसैन भुट्टी साहब और राना साहब से बात भी हुई थी और वो भी इस बात पे हैं कि इस इवेंट के बाद इंशाल्लाह अंडर 18 चैंपियनशिप करवाएंगे, पूरे पाकिस्तान से वो बच्चे आएंगे खेलने, उससे और हमें ऐसा टैलेंट मिलेगा, तो वो असल जो है ग्रास रूट लेवल होगा जिससे पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी। आगे यही प्लेयर और पूर जब बढ़ेगा तो देखिएगा टैलेंट और ज्यादा आएगा और इंशाल्लाह क्वालिटी बेहतर होगी। बिल्कुल बेहतर होगी। शफकत साहब, अदील, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। इस वक्त जारी है टूर्नामेंट और हम उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल भी आप खेलें, उसे जीतें और ट्रॉफी घर लेकर आएँ। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात ऐसे कम उम्र पाकिस्तानी बच्चे से करवाते हैं जिसने 10 साल से भी कम उम्र में आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है। जी हां, श्रीलंका के दारुल-हुकूमत कोलंबो में जारी साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों ने मुतासर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 9 तमगे अपने नाम कर लिए, जिनमें 1 तलाई, 1 चांदी और 7 कांसी के तमगे शामिल हैं। पाकिस्तान के कम उम्र लेकिन बासलाहियत कराटे खिलाड़ी हुजैफा अरशद ने अंडर 10 कैटेगरी में इनफरादी काता में शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीता और इस बैनुल-अक़वामी इवेंट में जनूबी एशिया के 6 ममालिक शरीक थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे लिटिल चैंपियन और मुस्तकबिल के कराटे स्टार हुजैफा अरशद हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ उनके वालिद साहब मोहम्मद अरशद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हुजैफा एंड अरशद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हुजैफा आपसे बात करते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र है आपकी, गोल्ड मेडल आपने जीत लिया, कितने खुश हैं इस बात पर? जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद सरदंगी का जिन्होंने मुझे खेलने का मौका दिया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मोहम्मद अरशद साहब, आप बताएं कि आपको कितनी खुशी हुई जब हुजैफा ने गोल्ड मेडल जीता? माशाल्लाह, असल में वालिदैन के लिए उनकी औलाद ही काबिल कदर होती है और जब ये इसने मेडल जीता है तो मुझे अपने मेडल तो पैसे भूल गए और मैं जस्ट साउथ एशियन मेडलिस्ट बना हूँ तो ये साउथ एशियन चैंपियन है। अभी डिफरेंस तो सामने है, तो खुशी मुझे ज्यादा इसी मेडल की होने का, ये अभी चैंपियन। तो अरशद, ये बताइएगा कि आप हुजैफा के साथ जो हैं मौजूद है चैंपियनशिप में, तो हुजैफा जो है उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एक ही चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या कोच भी आप हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोचिंग भी मैं खुद ही करता हूँ और ये शुरू से मेरे पास ही ट्रेनिंग कर रहा है, मैं खुद ही कोचिंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इससे पहले भी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की जो प्लेटफॉर्म से खेलता हूँ, तो पहले भी मैं नेशनल में डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फिर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मुझे मिला और बेस्ट प्लेयर ऑफ चैंपियन का अवार्ड भी मैंने जीता। फिर हुजैफा मेरे आ गया। हुजैफा माशाल्लाह नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर है और जब ये बचपन से ही था तो मुझे इसको देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि ये बड़ी बिग पावर रखता था और बड़ी जल्दी ऑब्जर्व करता था चीज़ों को। तो मैंने इसको ट्रेन करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना ट्रेंड होता गया कि माशाल्लाह अब जो आपके सामने है। और सबसे जो इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात के बाद, वो होता है आपका प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म हमारा पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है और सबसे जो मैं हमारे लिए काबिल फख्र है वो है सर मोहम्मद जहांगीर साहब, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतने टैलेंट को उन्होंने देखा और उसको मौका भी दिया कि वो उधर जो साउथ एशियन गेम चैंपियनशिप हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करे। और इस मौके ने ये किया है कि हम माशाल्लाह ये अभी 9.5 साल की उम्र में अंडर 10 कैटेगरी में खेला है और 9.5 साल की उम्र में ये अभी साउथ एशिया गोल्ड इसने की है, साउथ एशियन चैंपियन बन गया। जबरदस्त। इस पर हम आपके भी बड़े मशकूर हैं कि आपने इसके टैलेंट को पहचाना। अच्छा ये बताएं कि आगे कौन सी चैंपियनशिप है जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं? ये अभी ये जुलाई के एंड में यूथ नेशनल चैंपियनशिप हुई है, ये भी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ही करवा रही है और इसका शेयर अभी सर मोहम्मद जहांगीर साहब के इन्होंने ये मतलब सारा सिलसिला के ये कर रहे हैं, वरना ये पाकिस्तान में पहले इवेंट नहीं होते थे ना, ये पार्टिसिपेशन ऐसी होती थी इतनी छोटी उम्र में। लेकिन अभी तो माशाल्लाह उन्होंने ये मीटिंग पिछले दिनों में हुई है और उन्होंने इस चीज को अनाउंस कर दिया तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह फिर से खेलेगा। इसके अलावा बाकी कंट्रीज में फिर शेड्यूल निकल आ जाएगा सारी, तो तैयारी हमारी भरपूर रहेगी इंशाल्लाह। कोई भी हम टूर्नामेंट जो है ना तो मिस करेंगे और ना ही मतलब उसको बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन है और इसी में ये जीतेगा और कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा कि ये जीते इसी को और इंशाल्लाह हमेशा हम
बिल्कुल ऐसा ही है। तो यू मस्ट नॉट बी प्राउड प्लेयर, बल्कि इसके साथ साथ आप एक प्राउड फादर भी हैं, क्योंकि आपके बेटे ने भी क्या कमाल जो है परफॉर्मेंस दिखाई है। आपने ब्रॉन्ज जीते और उसने गोल्ड मेडल जीते। हम उम्मीद करते हैं कि ये कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा, मेडल्स लाने का सिलसिला जारी रहेगा। आज वक्त की किल्लत है, जिसकी वजह से यही नशिस्त तमाम करते हैं, फिर किसी नशिस्त में दोबारा गुफ्तगू होगी और उम्मीद करते हैं कि उस वक्त मजीद मेडल्स भी आपके पास होंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। शो के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। बहुत कुछ है इस हिस्से में भी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर भी बात होगी, इसके साथ साथ स्किन केयर पर भी हम बात करेंगे और मज़ेदार आपको टिप्स देंगे। और उसके साथ साथ अभी आपको बताते चले, जिस तरह से हमने शुरू में आगाज़ में आपसे तज़किरा किया था कि आज जुम्मतुल मुबारक है और जुमे के दिन हर किसी की कोशिश होती है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर नमाज का एहतमाम किया जाए। तो एक चीज़ हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते चलते हैं। तो सनलाइट का जो 2-in-1 मार्केट में आ गया है, जो आपके कपड़ों को शानदार सफाई भी देता है और महकती ताजगी भी। जी हाँ, क्योंकि सनलाइट आपके कपड़ों को बेदाग सफाई देता है, लीमू की ताकत के साथ जो कपड़ों की गहराई में जाकर मैल को खींच निकाले। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपके कपड़ों को भी दे एक महकती खुशबू। और महकते कपड़े ही हैं असल सफाई की पहचान। तो सनलाइट मुख्तलिफ वेरिएंट्स के साथ दस्तयाब है। इसके साथ ही अभी सुबह सवेरे आपको हम लिए चलेंगे सिरन किनारे और देखते हैं कि वकार अहमद मलिक साहब आज कहाँ मौजूद है, हमें क्या दिखा रहे हैं। मुझे ये जिंदगी चाहिए, ये वाली अस्सलाम वालेकुम। वकास खान को मैं हमेशा से अप्रिशिएट इसी वजह से करता हूँ कि मेरी किसी भी गलती का वो ना जवाब ज़रूर दे देते हैं और मुझे इस गिल्ट से और इस एहसास जुर्म से निकाल देते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे सिरन किनारे। गुज़श्ता जो एपिसोड का अख्तिताम हुआ था वो एक सस्पेंशन ब्रिज पे हुआ था और मैंने कहा था कि सस्पेंशन ब्रिज पे जब आप खड़े होंगे तो आपको क्या क्या नज़र आएगा। उसमें एक चीज़ भूल गया था और वो ये था, मतलब मैं पहले तो वो फहरिस्त गिनवा लूँ। मैंने ये कहा था कि यहाँ पे आपको सब्ज़ा नज़र आएगा, बच्चे नज़र आएंगे, आपको बहुत खूबसूरत लैंडस्केप नज़र आएगी, बहता पानी नज़र आएगा, खुश लोग जो पानी के अंदर नहा रहे हैं वो नज़र आएंगे और एक वो तवील सी फहरिस्त थी। जो उसमें नुमाया मैं हैरान हूँ कि मैं इसको भूल कैसे गया, वो है जो कि एक ऐसी चीज़ है इस लैंडस्केप को मुकम्मल तौर पे भर देती है, वो बगला है। ये नहीं, एक बगला जब अपनी उड़ान भरता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी लैंडस्केप भर दी है। इतनी खूबसूरत इसकी फ़्लाइट होती है और फिर जब 4-5 इकट्ठे होकर मुख्तलिफ जगहों से, और वो जो सारी फहरिस्त थी गुज़श्ता एपिसोड में आपको गिनवाई थी, लिखवाई थी, पढ़वाई थी, उसमें बगले का इजाफा कर लें और मुझे माफ़ कर दें क्योंकि मुझे बगले का ज़रूर बताना चाहिए था, बगला भी मुझे माफ़ कर दें। अब ये एपिसोड जो है ये एक ऐसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं जो वकास खान साहब की सबसे एक फेवरेट स्टोरी कह लें या खूबसूरत जगह है और ये ख़ुद ही बताएंगे ये कहानी क्या है। और ये जो दरख्त है इसके हवाले से यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, चिनार पर हमने पहले भी बात की है और इसकी कहानियाँ मेरी और इवन हमारे जो वालिदैन हैं उससे भी पुरानी है। दादाओं के ज़माने की भी कहानियाँ हैं। एक चनार का दरख्त, फलां चनार के नीचे बैठे हुए हैं। चनार एक मुकम्मल ये है जो कि बगलों को भी परेशान करता है, परिंदों को भी, हर चीज़ को परेशान करता है। खुदा के लिए मोटरसाइकिल के लाइसेंसर पूरे पाकिस्तान में ये मसला है। चनार एक बहुत बड़ा रेफरेंस है हमारे इस पूरी वादी का, पूरे इलाके का। पता नहीं शायद किसी और जगह पर हो या ना हो, लेकिन हमारे यहाँ है। जी यस, कश्मीर में है बेसिकली, वो कश्मीर का भी रेफरेंस है और जी यहाँ पर भी है, रेजर का भी है, दोनों तीनों। गलियात, कश्मीर, एबटाबाद, मानसरा, इन सारे एरिया में चनार को एक बाकायदा रेफरेंस दिया जाता है। आप यकीन कीजिए कि अगर आप किसी से कहें कि भाई मैं चनार लगा रहा हूँ तो उनके यहाँ एक ख़ास किस्म की एडमायरेशन पाई जाती है इसके हवाले से, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है, बहुत पुराना होता है, बड़ा होता है, तो ये एक सब्र आजमा काम है। इस चनार का मामला सबसे जो खुसूसी तौर पर इसका जिक्र है वो ये है कि सड़क जब यहाँ से बन रही थी, ये सड़क से पहले से मौजूद है। आप पुराने सस्पेंशन ब्रिज को देखिए कि वो इससे हट कर है, ठीक है, तो गाड़ियों का गुजरान वहाँ से होता था। जब ये वाला पुल बनाया जा रहा था नया, ये बहुत रिसेंट बना है,
तो इसके बनाने के लिए ये बिल्कुल रास्ते में था, लेकिन इसको काटा नहीं है, इसके इर्द थोड़ी सी जगह को कवर किया, इसके एक तरफ से सड़क दूसरी तरफ से सड़क, इसको अपनी तरह अपनी जगह पे बरकरार रखा गया। दैट्स द ब्यूटी। और इसको मस्जिद यानी वहाँ पर अपनी नमाज पढ़ वो अब जगह इस तरह कर दी। वहाँ पे जो बाबा जी बैठे हुए हैं, मैंने उनसे बात की, ये वही मसला है। बाबा जी वहाँ जो बैठे हुए हैं वो, और सोचें कि बाबा जी पे क्या गुजरती होगी, ये बुजुर्गों का ही ख्याल कर दिया था। तो वहाँ जो बाबा जी बैठे हुए तो उनसे मैंने पूछा, तो मैंने कहा ये दरख्त, मतलब एक मासूमियत अंदाज से इस तरह ही आप पूछ सकते हैं, तो मैंने कहा ये दरख्त जो है यहीं पे इसको नहीं काटा गया। उन बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने कहा नहीं पुराना जो है, पुराना बहुत है, तो यानी ये एक कॉन्शियस डिसीजन था जी कि इस दरख्त को नहीं काटना। और बहुत ही खूबसूरत है इस वक्त कि इधर की ट्रैफिक जो नीचे से आ रही है वो अगर इसने इधर जाना है इधर जाना है, लेकिन ये बीच के अंदर इसको महफूज किया गया है। और ये एक इसके सिरन वैली के हवाले से, उनके बासियों के हवाले से ये एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जो उनकी शौर की एक अलामत के तौर पे मैं तो समझता हूँ कि ये उनका एक ये चिनार का दरख्त है। हमारा पैदल सफ़र शुरू होता है अब यहाँ से, सुम कहते हैं इस पूरे गाँव जी, इस गाँव को सुम से हम रवाना होंगे। आप भी जब आए तो ये ब्रिज क्रॉस करके सुम वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा, और अंदर नाले बहुत ही खूबसूरत है। हम सड़क से अपना सफ़र जो है जारी रखेंगे, बीच में हम नीचे भी उतरेंगे और आगे डॉक्टर गांव की तरफ जा रहे हैं। जिंदगी चाहिए ये वाली अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ इससे ठंडी हवा भी आती है। यहाँ एक ही चारपाई की गुंजाइश है या हम 2-3 और भी लगा लें? और भी लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप इस जगह के हैं? जी जी, इंतजामिया में। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको हमने खलल डाला, आराम में आप आराम करेंगे। नहीं, बहुत मेहरबानी, बहुत। सिरन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे शुरू में ऐसा लगा था जैसे इतना नहीं है, लेकिन ये तो बड़ा कंप्लीट पैकेज है। मतलब अगर सिर्फ सिरन लेक इस व्यू पे आए, ये जो गिरती हुई आबशार है, ये जो ऊपर जिप लाइन है, आप चीज़ें गिनते जाएं, ये आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। बहुत ही साफ शफाफ झील है, इसके साथ सिरन दरिया बह रहा है। मेरे बिल्कुल पस मंज़र में बड़े खूबसूरत फूल जो हैं वो नीचे झुके हुए हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है। फिर पीछे प्ले लैंड है जहाँ पे बच्चों के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के झूले हैं। वकास भाई, मुझे एक बात बताएं, मैंने बहुत सारे दरिया देखे हैं, लेकिन ऐसा खलंडरा दरिया मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो इतना कुछ करता है विद इन 4 किलोमीटर। इतना कुछ करता है, झीलें बनाता है, आबशारें बनाता है, आपके लिए वेजिटेबल से लेके इस पूरी वैली को उसने सरसब्ज किया हुआ है, इतना जरखेज़ किया हुआ है। और ऐसे ऐसे दरख्त, ऐसी ऐसी चीज़ें, बांस जो है यहाँ का बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक लैंडस्केप का हिस्सा है, मतलब कमाल है। यानी सच्ची बात ये है कि सिरन से मोहब्बत और फैसिनेशन पहले से थी और ये सुनते भी थे, कहीं ना कहीं देखते भी रहते थे कि यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर वो भी है। लेकिन अब वो जो आपके साथ चीज़ों को इन डिटेल देखा जा रहा है, कैनवस के अंदर घुसकर चीज़ों को समझा जा सक रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि वाक़तन ये बड़े दरिया की तरह ख़तरनाक नहीं है, ये छोटी नदी की तरह बहुत ही लिटल यूज़फुल नहीं है, यूज़ भी इसका बहुत ज़्यादा है। एंड स्टिल आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ किया जा रहा है। और आई थिंक कि ये यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, जिन्होंने भी इसकी मैनेजमेंट की है, वंस अगेन ये उनके लिए मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अच्छाई और बहुत ही ज़रूरी। और इसके ऊपर एक हेडर जो है आप मुसलसल लिखा हुआ आपको नज़र आता है हमारे इस प्रोग्राम का कि सुबह सवेरे सिरन किनारे, परिंदे, पानी और प्यार। ये मेरे जहन में यही इसलिए क्योंकि परिंदों में फिर बगले से लेके लंबी दुमों वाले परिंदे और पांत के खूबसूरत परिंदे, उनकी बोलियां ये कवर हो जाती हैं।
पानी जो है वो मेरे जहन में इसलिए आया कि पानी सिरन वैली का एक सबसे नुमाया फीचर है, वो सिरन दरिया दे रहा है, जिस तरह की वो यहाँ पे काम करता है। और तीसरा जो है वो प्यार, तो फिर पूरी वैली जो है वो सराफा प्यार है। और इसमें एक चीज़ फिर शजर जो है वो मिस हो गए, क्योंकि उसको भी बीच में इंक्लूड करना चाहिए कि जो दरख्त हैं वो फिर दरख्तों में, ताकि वो पूरा जो सारी फैमिली है वो बीच में आ जाती है। इट्स सो ब्यूटीफुल। वैसे परिंदे भी दरख्तों को लाइक परिंदा बगैर दरख्तों के बहुत कम पाए जाते हैं। सही, परिंदा अपने उसका इकोसिस्टम का हिस्सा है। वकास खान को मैं हमेशा से अप्रिशिएट इसी वजह से करता हूँ कि मेरी किसी भी गलती का वो ना जवाब ज़रूर दे देते हैं और मुझे इस गिल्ट से और इस एहसास जुर्म से निकाल देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जिसका भी आइडिया ना इस झील के किनारे फूल लगाने का, जी, गुलाब के फूल, ये जो येलो वाले फूल हैं, उनका नाम तो नहीं है, लेकिन ये जो अक्स डाल रहे हैं उसके अंदर, झील के अंदर, और अगर आप दूसरी तरफ से देखें, जी जी, क्या खूबसूरत, मतलब हर लिहाज से बड़ा ही कमाल एक झील है। ये जो बच्चों के लिए जो कुछ कर दिया गया ना, मतलब ये कमाल है। आप फैमिली के साथ जब आते हैं तो ये जो बच्चों का प्ले लैंड है, इसमें हर तरह का झूले हैं जो कि बच्चे पसंद करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि नेचर जितनी मर्जी खूबसूरत हो, हम जितना मर्जी खुश हों, झीलें आबशारें जो भी हैं जो हमें खुश करती हैं, हम जितने मर्जी खुश हों, हमारी खुशी असल में 4 गुना होती है जब बच्चे खुश होते हैं। बच्चे खुश होते हैं। और मैं एक चीज़ एड अप करना चाहूँगा शहर से आने वाले हमारे दोस्तों के लिए कि इससे ज़्यादा खूबसूरत प्लेन लैंड आपके पास होगा। जी हाँ, इससे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल झूले और चीज़ें होंगी, लेकिन इस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ आपको मिलेगा दैट वुड बी रिमेम्बरेबल। बहुत हद तक मैन मेड वो इस तरह का मामला आ जाता है। जी, ये जो कुछ भी है ये बिल्कुल नेचुरल है। और फिर बहुत कम ऐसा मुयस्सर होता है कि झील हो और झील के साथ एक ताकतवर फीचर जो पानी का है वो दरिया है, और वो दोनों इकट्ठे। यानी सिरन का सबसे खूबसूरत ये है वैली में कि जितनी झीलें उनके साथ ही दरिया भी बह रहा है, ये इसके साथ फिर दरिया बह रहा है, तो ये बड़ा खूबसूरत है। ये जो प्ले लैंड है ये बहुत खूबसूरत है, बच्चों को जरूर लेके आइए। और ये जगह जो है सुम से आगे, ये डाडर के पीछे है, सिरन लेक रिजॉर्ट, इसका सिरन लेक रिजॉर्ट जो है, यहाँ जरूर आइए। झील देखिए क्या उसके फीचर है, यहाँ पे ये प्ले लैंड है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए कैसा शांति है, घोड़े जो है उनका तहम्मुल देखिए कैसा सुकून है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और डाडर एक गाँव है जिसका मैं 3-4 एपिसोड पहले से सुन रहा हूँ, आ रहा है। मुझे यकीन दिलाया गया वकास खान की जानिब से कि अगले एपिसोड में आ रहा है। ठीक है जी, तो सुबह सवेरे सिरन किनारे में अगले एपिसोड में हम डाडर जाएंगे, जो कि यहाँ की खूबसूरत गांव है। और वहाँ पे आपके लिए फैसिलिटीज़ देखेंगे कि अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो वहाँ पे आपके लिए रिहाइश के इम्कान कौन कौन से हैं। देखते रहिए सुबह सवेरे सिरन किनारे। मुझे वकास खान को और इस मासूम तहम्मुल वाले घोड़े को इजाज़त दीजिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। पता तो आपको चल गया होगा कि अब हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो जनाब आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, इसके हवाले से हमने बात करनी है। आपको ये भी पता है कि भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से पहले, चीन दूसरे, अमेरिका तीसरे, इंडोनेशिया चौथे और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। और पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 24 करोड़ से जायद है। और एक अंदाजे के मुताबिक 2044 तक अगर बात करें तो यही रफ्तार रहती है तो पाकिस्तान की आबादी 2 गुना हो जाएगी, जो कि संगीन मसाइल का बायस बन सकती है। पाकिस्तान की जो बेशतर आबादी है उसको बुनियादी सहूलियात ही हासिल नहीं है। पाकिस्तान बेरोजगारी, गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और जो कुल आबादी का 60% से जायद है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और आबादी में बेहंगम इजाफे के बायस नौजवानों की जो कसीर तादाद है वो गुर्बत, अदम मसावात, बेरोजगारी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकार है। और तमाम सियासी पार्टियां अपने मंशूर में बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने और उस पर जो पॉलिसी है वो बनाने पर गौर तो करती हैं, मगर वो सिर्फ फाइलों तक महदूद होकर रह
रह गई, उनमें कुछ भी काम इस पर नहीं हुआ। और आप बात करें आबादी के बढ़ने से तो हर शोबा ज़िंदगी जो है उस पर असरात आ रहे हैं। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, स्कूल में बच्चों की तालीम पर असर पड़ रहा है, सेहत का निज़ाम पहले ही यहाँ तबाह है, मजीद दबाव का शिकार है, और सबसे बढ़कर मईशत पर मजीद बोझ जो है वो पड़ रहा है। तो हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर इस पर बात करनी है खुसूसी तौर पर कि ये जो बढ़ती आबादी है किन किन मसाइल को जन्म दे रही है, और इस आंसू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं। आमिर यूसुफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। बिल्कुल आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ। अच्छा, गुड मॉर्निंग आपको। और देखें, बहुत ही अहम इशू है। एक जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान आबादी के एतबार से 5वें नंबर पर है, फिर हमें पता चलता है कि 33वें नंबर पर है लैंड के एतबार से, और फिर 164वें नंबर पर है ह्यूमन इंडेक्स में। तो ये जो डिस्पैरिटी आपको नज़र आ रही है, ये जो डिसबैलेंस आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। जो पॉपुलेशन है वो किसी भी मुल्क का एसेट होती है, लेकिन अगर ये पॉपुलेशन आपके वसाइल से बढ़ जाए तो ये लाइबिलिटी बन जाती है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे यहाँ वसाइल और आबादी का जो अदम तवाज़ुन है, इसने हमारे सारे सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब किया हुआ है। आप देखते हैं कि हमारे 3.25 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। इसकी वजह यह है कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को स्कूल देने में रियासत नाकाम होती नज़र आती है। इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को रियासत ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देने में नाकाम नज़र आती है। इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को रियासत सेहत की सहूलियात देने में नाकाम नज़र आती है। तो इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो बेहंगम इजाफा है पॉपुलेशन का, ये कहीं कंट्रोल होता नज़र नहीं आता, और कोई बहुत सीरियस इक़दाम भी इस पर नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो जितना भी हम पॉपुलेशन को बढ़ाते चले जाएंगे, हम पर आबादी का ये दबाव हमारे सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करेगा। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे आपने जिक्र किया, 144 नंबर पर हैं, तो शायद हम इससे और नीचे चले जाएं, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जब तक हमारे आबादी में और वसाइल में तवाज़ुन नहीं होगा, एक मुतवाज़न पॉलिसी इख्तियार नहीं करेंगे। और ये मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये सिर्फ रियासत का ही जिम्मेदारी नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक इनफरादी जिम्मेदारी भी है। ये मेरी, आपकी, हम सब की इनफरादी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर इंसान का एक हक है। अगर आप वालिदैन बनने के लिए आपकी तरबियत नहीं हुई, आप तैयार नहीं हुए, माशी तौर पर, जहनी तौर पर और सेहत के तौर पर तैयार नहीं है, तो फिर आपको इतने ज़्यादा बच्चों की तादाद भी नहीं। बिल्कुल इसी से रिलेटेड जो आमिर साहब, माइश ट्रूप सोसाइटी पाकिस्तान में 1990 से जो है वो काम कर रही है, खासतौर पे तौलीदी सेहत और फैमिली प्लानिंग के हवाले से। ये बताएं कि बेसिकली फैमिली प्लानिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और इस हवाले से हम सोचने से मेरा ख्याल है कासिन, और आज तक भी अभी तक एक टैबू समझा जाता है इस पर बात करना भी। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो आबादी पर बात करना, आपने बिल्कुल सही कहा, एक मुश्किल अमल है। हम 1990 से गाँव देहातों में जा रहे हैं और पुअर वुमेन जो हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट हमारे चैनल्स हैं, जिन चैनल्स के ज़रिए हम वो सर्विसेज मोबाइल क्लिनिक्स के ज़रिए दे रहे हैं, स्टैटिक क्लिनिक्स के ज़रिए दे रहे हैं, और उन गाँव में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्वॉल्व करके सर्विसेज दे रहे हैं। मगर स्टिल इस पर बात करना मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा, एक हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आता है वो ये कहते हैं जी कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। हाँ। वो यकीनन अल्लाह की देन है, लेकिन उसके साथ जो खुराक देनी है, उसके साथ जो ट्रांसपोर्ट देनी है, उसके साथ जो आपने लाइफस्टाइल देना है, सेहत की सहूलियत है, वो तो आपने करना है। आपको वसीला बनाया गया, आप अपना काम करें, जो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आप पर फराइज एग्जैक्टली। तो वालिदैन के फराइज बहुत ज्यादा हैं और बच्चों के हुकूक बहुत ज्यादा हैं, वो हुकूक आपने पूरे करने हैं। तो उन हुकूक को पूरे करने के लिए फिर आपको प्लान करना पड़ेगा। आपने एक छोटा सा काम करना होता है घर में, तो उसके लिए सारी फैमिली बैठकर प्लान करती है कि यार, मतलब एक बहुत छोटा सा फंक्शन है घर में, उसको कैसे किया जाए। और एक इंसानी जिंदगी को इस दुनिया में लाने और उसे पालने, बड़ा करने और कामयाब इंसान आने के लिए क्या हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? क्या और आपको लगता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इसमें जिम्मेदार है कहीं ना कहीं? क्योंकि अगर ये इब्तदाई तौर पर बच्चों में सूझबूझ हो, उनको पता हो, तो वो जो ये सुनी सुनाई बातें इस पर मत जाए।
बिल्कुल ठीक कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है वो जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें वो ज़्यादा है, और जो हमारे अनएजुकेटेड लोग हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने में कम हैं। तो ये एजुकेशन बड़ा रोल प्ले करती है, और इसके साथ साथ जो तालीम है वो जितना जितना शाऊर आता चला जाएगा उतनी उतनी आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता रहेगा। बिल्कुल। और इस बार आमिर साहब क्योंकि एम्पावरिंग यूथ ही इस साल का थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, तो आप बताइएगा कि इस हवाले से हुकूमत को किन किन इकदाम करने की ज़रूरत है और कौन कौन सा जो ऐसी चीज़ें जिन पर शऊर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो हमारी यूथ है उसको। देखिए, यूथ एक ब्लेसिंग भी है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं यूथ को अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए। तो सबसे पहले तो उनको एक सिमत देने की ज़रूरत है, उनको अच्छी तालीम देने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ उन्हें माशी मौक़े देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप माशी मौक़े देंगे लोगों को, यूथ में जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन को फ़ैसला साजी में उनकी शिरकत को यकीनी नहीं बनाया जाता। जब आप इकनॉमिकली एम्पावर्ड होंगे, कुछ पैसे कमाना शुरू करेंगे और कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे घर में, तो आपके फैसलों को भी अहमियत दी जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को इकनॉमिकली एम्पावर्ड किया जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए, और उसके लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किए जाएँ हुकूमत की तरफ से, ताकि लोग उसका हिस्सा बने, और उसके साथ साथ फिर वो उस शऊरी सतह पर ज़रूर चले जाएँ कि वो अपने आने वाली नस्ल को किस तरह बेहतर ज़िंदगी दे सकें। बिल्कुल आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाज़न ख़ानदान होगा तो ही एक खुशहाल ख़ानदान होगा, और तो ही एक खुशहाल पाकिस्तान होगा। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं। स्किन केयर के हवाले से बात करने लगे हैं। आपकी, मेरी, हर एक की स्किन जो है ना इस मौसम में सफ़र ज़रूर करती है। जब मौसम चेंज होता है तो हर एक की स्किन के कोई ना कोई मसाइल जो है वो निकल ज़रूर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मानसून का दूसरा स्पेल जारी है और मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हो रही हैं, और जो मानसून का माहौल है साथ साथ इंसानी जिस्म को बड़ी हद तक मुतासर भी करता है, और ख़ास तौर पर स्किन पर बड़े असरात मुरतब होते हैं। इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा हसास हमारा चेहरा होता है, हमारा फेस होता है। इस मौसम में कुछ लोगों की जल्द बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन एक्नी, रैश समेत दीगर जो स्किन के मसाइल हैं उनमें इजाफा हो जाता है। जो ब्लैक और वाइट हेड्स का मसला है वो भी सबके साथ ही रहता है, और स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी डल लगने लगता है। और इससे हमने बचना कैसे है, और ख़ास तौर पर जो मानसून का वेदर है इसमें स्किन केयर की क्या रूटीन होनी चाहिए, और बिलखुसूस जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, सेंसिटिव स्किन है, उन्होंने इसके लिए क्या करना है। और जो एक एंगल और भी है जिस पर हमने बात करनी, वो ये कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए उनकी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है इस मौसम में, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट जो है हमारे अलावा एक एंगल और भी गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले कि हिना ने शुरू जब किया ना, इन्होंने कहा कि इस सब का मसला है आपका, मेरा, और फिर इशारा मेरी तरफ कर रही थी। तो मुझे लगता है ये वाकई मर्द और खवातीन दोनों का यकसा मसला है। ये एंगल भी शामिल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कमल जवाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज जल्द हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कमल हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अभी मानसून का मौसम है, पहले मौसम की बात करते हैं, क्योंकि मानसून का मौसम है, आपको पसीना बहुत आता है, और पसीना आने की वजह से आप जल्द जो है वो फ्रंट पर होती है। तो आपको क्या लगता है कि इस इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए, या जो आपको अमूमन इससे बीमारियां हो जाती हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मानसून वैसे है तो बड़ा खूबसूरत मौसम, और हम बड़ा इंजॉय करते हैं बारिशों को, सबको ही पसंद होती है। मेरा नहीं ख्याल कोई बदज़ौक़ होगा जिसे बारिशें नहीं पसंद होंगी, अनटिल अनलेस के वो अल्लाह पाक मतलब रहमत की बारिश रखे, सबके लिए रहमत रहे। वो स्किन पर, बालों पर, पूरी बॉडी पर जो है ना वो आपका ये वेदर असरअंदाज होता है। ना सिर्फ आपको स्वेटिंग होती है बल्कि ह्यूमिडिटी होने की वजह से स्वेटिंग के साथ साथ इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हाइजीन का ख्याल रखना है। अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन रखेंगे, लाइक आपने कम अज़ कम ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे शावर ज़रूर लेना है। उसका रीज़न ये होता है कि पसीना जब भी आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के साथ हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज मिल जाते हैं, और वो बैक्टीरियाज मिलकर आपकी स्किन में इन्फेक्शन करवा देते हैं, जैसे कि फॉलिकुलाइटिस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरी तरह के होते हैं। आपने देखा है इस वेदर में बच्चों को, बड़ों को, जैसे आपने कहा था कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, फुंसियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, खारिश की बीमारी लग जाती है, एक्जिमा बढ़ जाता है, सोराइसिस बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि स्वेटिंग, बारिश का पानी और बैक्टीरियाज, ये सारे मिलके ह्यूमिड एनवायरनमेंट के साथ आपकी बॉडी में बैक्टीरियल ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देते हैं।
सो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि आपने हाइजीन मेंटेन रखना। अच्छा, और उसके अलावा फिर हमने स्किन केयर रूटीन अपनी क्या रखनी है? नॉर्मली वो बताएं। ये कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, जो कि इस मौसम में मजीद ऑयल के कहते हैं ट्रक बहना शुरू हो जाते हैं चेहरे से और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू होती है, तो इसमें आपने ऐसे, अगर आपकी फेस की बात हो रही है तो ऐसे फेस वॉश इस्तेमाल करने हैं जिनमें मंडालिक एसिड मौजूद हो, जिनमें बेंजोइल पेरोक्साइड मौजूद हो। कोई भी ले लें, ओवर द काउंटर हर मेडिकल स्टोर पे मंडालिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड, ये मैं आपको अंदर का फॉर्मूला बता रही हूँ। ऐसे फेस वॉशेस का इंतखाब करें, उससे ये होगा कि आपके जो पोर्स हैं वो इंटरनली क्लीन हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी स्किन पर स्वेटिंग कम हो जाएगी। सो उससे क्या होगा कि आपको एक्नी निकलना या फिर पिगमेंटेशन होना या स्किन का अनइवन होना काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, आपने ये करना है कि अपना सनस्क्रीन वाइजली चूज करना है अपनी स्किन टोन के मुताबिक। जैसी आपकी स्किन है, ड्राई है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ऑयली है या फिर नॉर्मल है, आपने अपनी स्किन के मुताबिक सन ब्लॉक का इंतखाब करना है और हर 4 घंटे के बाद आपने सन ब्लॉक का कोट अपने फेस पे जरूर लगाना है। अच्छा, हमें लगता है कि एक बार हमने कर लिया तो इट्स फाइन। जी, ये एक अजीब सा मिथ है कि एक बार कर लिया फाइन होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो आपको सन ब्लॉक की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक, मतलब मैं मल्टीपल टाइम इसके ऊपर एम्फसाइज करती हूँ कि सन ब्लॉक, आप घर में हैं, आप बाहर हैं, आपने घर से निकल के गाड़ी में बैठना है, अपने ऑफिस चले जाना है, धूप को फेस ही नहीं करना सारा दिन, उसके बावजूद भी सन ब्लॉक आपके लिए कंपल्सरी है। लेकिन आपने देखा है डॉक्टर साहब, लोग चेहरे का अपना इतना ख्याल रखते हैं, खवातीन जो है चेहरे का अपना इतना ख्याल रखती हैं, भूल जाती हैं कि बाकी जगह पे भी स्किन मौजूद है। तो हाथों पे और जो टांगों पे खास बहुत सारे लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसे ही है। और जो स्पोर्ट्समैन है, आप देखते हैं कि वो इस मौसम में भी अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको जारी रखे होते हैं, तो उनकी जो सारा वो जो स्वेटिंग होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है किसी पॉन्ड में छलांग मारकर आए हैं। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? क्योंकि एक्जिमा का आपने बताया, शिन्स पे ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है बिकॉज वो सारा स्वेट जो है वो आपकी टांगों पे गिर रहा है, टांगों पे आ जाता है। ऐसे ये देखें, स्वेटिंग को हम समहाउ कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे एंटी पर्सपायरेंट होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं जो आप अपने शावर के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे हम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। 30 to 40% लाइक उससे आप अपना स्वेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सन ब्लॉक है, मॉइस्चराइजर है, वो आपकी बॉडी के हर पार्ट पे लगा होना चाहिए, एवरी एक्सपोज पार्ट ऑफ योर बॉडी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोग हमारा चेहरा ही देखते हैं, ये बात ठीक है, बट गर्दन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आपके अगर इतने हाथ एक्सपोज्ड हैं तो आपने इन पे भी सनस्क्रीन लगाना है, आपके पाँव एक्सपोज्ड हैं तो आपने सनस्क्रीन लगाना है। जैसे आपने बात की स्पोर्ट्समैन की, तो उसकी ऑलमोस्ट बॉडी एक्सपोज्ड होती है, तो उन्होंने हर जगह ऐसा सन ब्लॉक लगाना है जिसका आपने देखा होगा कि वो लोग सन ब्लॉक वैसा यूज करते हैं जो टिंटेड होता है, वाइट कास्ट छोड़ देता है। उसका रीजन ये होता है कि वो सनस्क्रीन आपका काफी हद तक चल जाता है, काफी देर तक वो आपको प्रोटेक्शन दे देता है। सो वो लोग जिन्हें स्वेटिंग ज़्यादा होती है वो डेओड्रेंट इस्तेमाल करें, एंटी पर्सपायरेंट इस्तेमाल करें। ऐसे स्प्रेज भी मौजूद हैं और वो आपको जेल फॉर्म में, फोम में, और वो जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आप इजीली उसको आप रख सकते हैं, अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपने बैग में भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। शावर, देन हाइजीन, आपने सन ब्लॉक मेंटेन करना है प्रॉपर्ली, और तीसरा आप एंटी पर्सपायरेंट इस्तेमाल अच्छा, और एक और चीज़ डॉक्टर साहिबा, जो कि आजकल जैसे मैंने जिक्र किया कि मॉनसून का जो स्पेल है वो चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बारिश में भीग जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप को ड्राई खुद से नहीं करते, वो कहते हैं कि अभी खुद ही सूख जाएंगे। ये कितना ज्यादा डेंजरस है, और बारिश के बाद आपको शावर लेना कितना ज्यादा जरूरी है, जरा इस पे भी देखिए। ये मैं इसे कहूंगी कि 200% टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बारिश के बाद जरूर शावर लें नॉर्मल पानी से। उसका रीजन ये होता है कि बारिश का पानी, जो अल्लाह पाक ने पानी भेजा है बारिश का, वो ऊपर तक काफी साफ सुथरा होता है, बट जब उसके साथ एटमॉस्फेरिक मिलती है, केमिकल्स मिलते हैं, एसिड होता है, उसके अलावा जो हमारे माहौल का गर्द गुबार, मिट्टी होती है, वो सब मिलके आपकी बॉडी पर आता है, तो डेफिनेटली उसने फिर प्रॉब्लम करवाना है। तो बिल्कुल ऐसा ना कीजिए कि आप बारिश के पानी से नहा लिए तो आपको लगे कि बस आपने शावर ही ले लिया, आप साफ सुथरे हो गए। अगर आप ऐसा करेंगे कॉन्टिन्यूसली तो आप एक्जिमा को दावत देंगे, आप डर्मेटाइटिस को दावत देंगे, इचिंग को दावत देंगे कि वो आपकी बॉडी में हो, और डिफरेंट आप शावर जरूर लें। और इन दी एंड क्विकली बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बच्चों के लिए भी वही सब चीजें हैं जो बड़ों के लिए है। नंबर 1, आपने उनकी हाइजीन मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो बारिश के पानी में नहा लिए तो आपने उनको दोबारा शावर नहीं दिलवाया, फौरी तौर पर शावर दिलवाएं,
फौरी तौर पे उनके कपड़े चेंज करवाएं और उसके साथ साथ अगर वेदर आपको लग रहा है थोड़ा ठंडा है तो कोशिश करें कि उन्हें गर्म रखें, लेकिन गर्म है तो फिर उन्हें ठंडा करें। तो उतनी ही एहतियात बच्चों के लिए भी जरूरी है, लेकिन वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, डेफिनेटली बच्चों को ज्यादा केयर की जरूरत है। डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल वो ये कि आपने एक्सटर्नली बता दिया कि स्किन केयर कैसे करनी है, पर इंटरनली किस तरह से करनी है, आपको इनटेक किन चीजों की करनी चाहिए? आपको अपनी डिहाइड्रेशन मेंटेन करनी है, उसमें आप सादा पानी भी ले सकते हैं, जो मेरे लिए टॉप ऑफ द लिस्ट है, वही सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, उस पर कोई खर्चा नहीं आता। नंबर 2, आपने पानी के साथ साथ अपने ऐसे जूसेस का या ऐसी ड्रिंक्स का इंतखाब करना है जिनकी तासीर ठंडी हो। दही और दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जो भी फ्रेश जूसेस अवेलेबल हैं वो आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। इंटरनल हाइड्रेशन इज कंपल्सरी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जिस बेहतर से आपको गाइड की है स्किन केयर के हवाले से, आपने जरूर वो टिप्स जो है वो फॉलो करनी है ताकि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रह सके इस मौसम में भी। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात अब होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।